नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चेयरमैन राणा आस मोहम्मद, जिला अध्यक्ष यमुनानगर। मैं यमुनानगर से कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का चेयरमैन हूं और दूसरी कई ऐसी एनजीओ हैं जैसे हरियाणा मुस्लिम खिदमत सभा है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। किस तरह से जनता के खिलाफ हैं उसमें जनता में जागरूकता करने के लिए चलाया है, तो उसी के को लेकर के मैं आपके सामने आपसे रूबरू हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। आप उसमें कोई अपना जो भी आप सुझाव देना चाहें आप उसमें सुझाव भी दें। तो आज पूरा देश लॉकडाउन से परेशान है। हमारा हरियाणा प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ तक के कोई भी स्टेट हो इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए हम देश की जनता को किसी भी रूप में समर्पित कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि हफ्ता 10 दिन गुजरने के बावजूद भी किसी के खाते में किसी को 5 पैसे नहीं मिले। और रही बात प्रवासी मजदूरों की, किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोई ऐसे साधन नहीं है ताकि वो अपने घर पहुंच सके। लेकिन हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अभी पिछले दिनों कहा भी है और किया भी है कि जो भी मजदूर हमारे हिंदुस्तान का, मेरा हिंदुस्तानी भाई है, मेरा बेटा है, हमारा बच्चा है, जो भी कहीं फंसा हुआ है अपने घर जाना चाहता है, तो उसका ट्रेन का खर्चा हमारी कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसी तरह से हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, लॉकडाउन में भी इतनी, जबकि लोग बड़े बड़े एसीओ में बैठे हैं, मौजूदा सरकार के लीडरान, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, हर उस जो परेशान है उसके पास बैठे हैं, चाहे वो भाई है, बहन है या किसी की माँ है, उसको एक तरह से दिलासा देने की बात कर रहे हैं, उनके बीच में बैठे हैं। और मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग उनको ड्रामा बताते हैं कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं। अगर किसान की आवाज़ उठाना ड्रामा है तो हम कर रहे हैं ड्रामा। अगर गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाना आपको ड्रामा लगता है तो हम वो ड्रामा कर रहे हैं। अगर आपको उनको घर भेजने के लिए हम कांग्रेस पार्टी अपने निजी खर्चे से सरकार के किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, किसी का बच्चा हो, जहां भी देश में है, उसको घर भेजने के लिए अगर रेल का किराया हम सहन कर रहे हैं, रेल का किराया कांग्रेस पार्टी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। जब तो सरकार ने आज तो कोर्ट ने बोल दिया है कि मजदूरों से किराया नहीं रेलवे ले सकता। बिल्कुल, कोर्ट बोल रही है, लेकिन ये सरकार कब जागेगी? ये सरकार, मैं समझता हूं कि ये ड्रामा कर रही है। हमारे लीडरान, चाहे हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हों, चाहे हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और चाहे हमारे वेणुगोपाल जी महासचिव हैं, इसी तरह से हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नदीम जावेद साहब, उन्होंने हमारे को बखूबी कहा है कि माइनॉरिटी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। और इसी को लेकर के आज हम आपसे रूबरू हैं। हमारे इंचार्ज हैं हरियाणा के डॉक्टर औरंगजेब खान एडवोकेट साहब, हमारे
हरियाणा के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब। और मैं समझता हूं कि खाली हरियाणा की बात नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, और जैसे पहले भी, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही ऊपर से लेकर तने से लेकर जड़ तक और जड़ से लेकर पत्ते तक, एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के मुफीद के लिए, पब्लिक के मुफीद के लिए, मजदूरों को किस तरह से खाना मिले उसके लिए, किसानों का उसकी फसल किस तरह से उगे तो उसके लिए आवाज उठाती रहेगी। और जनता को घर घर जाकर, आज ये हम कांग्रेसी प्रण करते हैं कि हम घर घर जाकर जनता को जागरूक करेंगे। और सरकार, आप हरियाणा की बात ले लें, किस तरह से हमारे के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी की कमी है या रुपए की फसल ना हो। किसान पहले ही कमजोर है, आप अडानी अंबानी की बात करें, आप रामदेव की बात करें, किस तरह से उनका कहीं 162% बढ़ गई उनकी इनकम। आप अंबानी की बात करें 67% उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किसान की बात करें, किसान को फसल का रेट जहां 5600 मिलता था 5 साल पहले, जो उसकी जीरी का रेट 5600 रुपये था, आज 2250 रुपये, जो पहले 7600 रुपये 7800 रुपये होता था, आज वो 4800 रुपये है। तो एक हो क्या रहा है, सरकार की क्या मंशा है, सरकार देश को लेके कहाँ जाना चाहती है? पेमेंट नहीं है, अभी कोई पेमेंट नहीं है। जो जीरी ये गेहूं डली थी उसकी पेमेंट नहीं हुई है, किसान परेशान है, ना गन्ने की पेमेंट आई है। लेकिन किसान की दुर्दशा बहुत ज्यादा है। अगर किसान के बारे में और हमारी सरकार सोचती है तो मैं समझता हूं तभी देश खुशहाल होगा। और एक तरफ तो जब 23-24 मार्च को एकदम से लॉकडाउन कर दिया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ इसके परिणाम क्या होंगे। एकदम से लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हमने उसका एकदम से एक्सेप्ट किया, आदर किया। और खाली हमने नहीं, हम विपक्ष में थे, हमने नहीं, दूसरी पार्टियों ने, यहां तक कि हिंदुस्तान के बच्चे ने उसको एक्सेप्ट किया। प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि लॉकडाउन करे तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा था 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन के बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 65 दिन हो गए हैं, 64-65 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी देश के लोग भटक रहे हैं, प्रवासी मजदूर भी भटक रहे हैं, प्रवासी मजदूर भटक रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उस वक्त पॉजिटिव केस ना के बराबर थे, बहुत कम थे, तो पूरा देश लॉकडाउन था, पूरा देश लॉकडाउन था। और आज पॉजिटिव केस यानी लाखों होने पे हिंदुस्तान में, तो लॉकडाउन बिल्कुल ओपन है। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार एक तरफ जो था ना, कोरोना से वैक्सीन बनाने की बजाय, इसकी मेडिसिन तैयार करने की बजाय थाली बजवाने की बात करती है, मोमबत्ती जलाने की बात करती है। तो सरकार के अंदर क्या है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार अब जब ओपन हो जाएगा, ये एकदम से ओपन कर दिया, हो सकता है अब 5वां चल रहा है, 4था राउंड चल रहा है, 5वें में हो सकता है कि इसको बिल्कुल फ्री कर दे। लेकिन होगा क्या, जनता को सरकार मारना चाहती है या बचाना चाहती है, तो सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। और एक तरफ सरकार चाइना की बात करते हैं, तो मैंने अभी न्यूज देखी, मैंने परसों न्यूज देख रहे हैं, तो इनके मंत्री क्या कहते हैं, ये 1962 वाला भारत नहीं है, हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं है, ये मोदी का भारत है। तो मैं बता दूं उन कमगलों को, ये मोदी का भारत नहीं है, जन जन का भारत है, ये बच्चे बच्चे का भारत है, ये उस माँ का भारत है जिसने, माँ ने अपने लालों को कुर्बान कर दिया देश के लिए। ये उस बहन का भारत है जिसने अपने मांग के सिंदूर को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान कर दिया। ये उस बच्चे का भारत है जो यतीम हो गया। ये मोदी का भारत नहीं है, सबका भारत है। और रही बात, आप कहते हैं कि इंडिया इतना पावरफुल है,
मैं मानता हूं इंडिया पावरफुल है, लेकिन इंडिया को पावरफुल बनाने में ये किसका हाथ है, कांग्रेस पार्टी ने इसको कहां से कहां पहुंचाया है, ये सब लोग भलीभांति जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, आज तक रूस हिंदुस्तान के साथ रहता था, लेकिन आज रूस भी किनारा कर चुका है। रही बात, आप चाइना की बात करते हैं, आज तक हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने नेपाल के बोलने की। नेपाल का भाईचारा हमारे से मिलता था, बोलने की बात नहीं होती। आज नेपाल जैसे छोटे देश हिंदुस्तान को आग दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें डर है इस बात का कि कहीं भूटान भी हिंदुस्तान को आग न दिखाने लगे। आप क्या बात करते हो कि मोदी का भारत है, ये जन जन का भारत है। और रही बात चाइना की, चाइना नहीं, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, कोई भी देश अगर हिंदुस्तान पर आंख उठाने की बात करेगा तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देश पे आंच नहीं आने देगा, चाहे देश पे उसे शहीद होना पड़े। ये सब का भारत है और अपने भारत को कोई आंच नहीं आने देगा। सर, मुस्लिम समाज ने हमेशा की तरह इस बार भी कोरोना वायरस को लेकर, रमजान माह को लेकर हर बार की तरह अब भी कानून का पालन किया। इसके लिए आप अपने समाज को धन्यवाद मुबारकबाद दोगे कि उन्होंने बिल्कुल घर में बैठ के नमाज पढ़ी, जो जिस तरीके से भी है उनका पालन किया है। बिल्कुल बामरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे मुस्लिम समाज ने, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सभी समाज हमारे अपने हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सभी समाज हमारे अपने हैं। लेकिन रमजान का महीना, पवित्र महीने में किस तरह से इबादत होती थी, लेकिन सरकार के नियमों पे चलते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए और जनता के मुफीद के लिए, अपने मुफीद के लिए, अगर हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, उसको देखते हुए सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी है। मस्जिद में जाने की कोशिश नहीं की। वो 4-5 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मस्जिद में मुअज्जन इमाम साहब नमाज पढ़ते थे। और उसके बावजूद एक महीना रमजान रखने के बाद फिर ईद का पवित्र त्योहार आता है, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी शांति से पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से ये पैगाम दिया है कि देशभक्ति का प्रोग्राम है, सच्चा यानी देशभक्ति का प्रोग्राम दिया है कि जो भी देश का कानून होगा हम उसका पालन करेंगे। देश प्रेमी है और देश प्रेमी है। जैसे हमारे पूर्वज देश के लिए कुर्बान हो गए, तो इसी तरह आगे भी, चाहे वो बीमारी की बात है या जंग की बात है, मुसलमान कभी भी हर संभव अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे देश के लिए कुर्बान क्यों ना होना पड़े, लेकिन देश पे कोई मुसीबत, कोई परेशानी बिल्कुल आने नहीं देगा। राणा जी, बात करते हैं लोकल मुद्दों को लेकर। लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण लोगों को कारोबार ठप पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं, लेकिन बिजली के बिल और स्कूल की फीस, तो इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है आपका? आप लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी पिछले दिनों देख रहे थे, जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो ये पता नहीं है कि जैसे आनंद फानंद में या सूझबूझ से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ऐलान किया कि जैसे स्कूल बंद है तो 3 महीने की फीस कोई स्कूल नहीं लेगा। अगर कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, यहाँ तक कि सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूल भी, अगर ये पेरेंट्स से, किसी बच्चों से अगर फीस की डिमांड करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमने भी स्वागत किया, हमारी हरियाणा की जनता जनार्दन ने स्वागत किया। राहत थी लोगों के लिए, लेकिन एक तरह से राहत थी, अच्छी बात थी, ये होना भी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री है, वो राजा का फर्ज बैठता है कि वो आवाम के बारे में सोचे। उन्होंने सोचा, लेकिन न जाने कौन सा दबाव उनके ऊपर पड़ गया, कौन सी या कौन सा उनको लालच दे दिया गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कह दिया कि आपको फीस देनी पड़ेगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ट्यूशन फीस, तो वो फिर एडमिशन फीस भी, मतलब सारी की सारी ये सब बातें कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है और जनता बखूबी इसको देख रही है। हरियाणा की जनता किस तरह से जीरी की फसल की अभी बात हो रही थी,
जीरी की फसल की बात है कि इस तरह से पानी है, पानी की कमी है ये। तो मेरी मौजूदा हरियाणा सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसानों के बारे में सोचो, आप इनकी फसल को यानी पैदा करने से मत रोको। आप पानी कैसे आए, हरियाणा में पानी कैसे बढ़े, कैसे खुशहाली आए, उसके बारे में सोचो। तो मेरी सरकार से विनती है कि सरकार किसान को खुशहाल बनाने के लिए किसान का स्टेटस, किसान का स्तर ऊंचा उठाए, ऊपर उठाए। चाहे इनके बिजली के बिल माफ करे, फसल के रेट बढ़ाए, इनके कर्जे माफ करे, इनके खाते में पैसे डाले किसानों के खाते में, तो तब किसान भी खुशहाल होगा, हरियाणा का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा बामरी साहब, तो जवान खाएगा क्या? अगर जवान खाएगा नहीं तो सीमा पे लड़ेगा क्या? तो मेरी तो सरकार से यही विनती है कि सरकार खास तौर पे किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, मजदूर आज खाने पीने के लिए दर दर पे भटक रहा है और हमें डर है इस बात का, क्योंकि एक तरह से जो आर्थिक दशा होती है देश की, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका मजदूरों की होती है। सर मजदूरों को छोड़ो, आज देखा मैंने सवेरे एक छोटा सा बच्चा रिक्शा चलाते हुए सब्जी बेच रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां रिक्शा चला रही हैं। बताओ, ये उम्र खेलने की उम्र, कितने बच्चे रिक्शा खींच के जा रहे हैं, गली मोहल्ले में सब्जी बेच रहे हैं। बताओ क्या स्थिति देख बाबली साहब, आप जैसे बता रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, इसी तरह मैंने भी एक दिन देखा एक सब्जी बेचने वाला था, तो मैंने उसको कहा भैया थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बराबर तो तोलो, तुम तो ऐसे तोल रहे हो जैसे सुनार हो। तो उसने बड़े एकदम से दबे हुए लहजे में कहा कि मैं सुनार ही तो हूं। तो पेट सबके लगा, पेट पालने के लिए अब सुनार भी सब्जी बेच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि ये मौजूदा सरकार जो है, या तो जनता के बारे में सोचे, मजदूरों के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, जनता कैसे जिएगी, जनता कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी आर्थिक दशा कैसे उठेगी, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में कोई उचित उपाय करे। अगर नहीं करती है, जनता सब देख रही है, आने वाले दिनों में इनको वो भुगतना पड़ेगा। कैसे यहाँ पे हमारे यमुनानगर में, क्रेडा गांव में कैसे लाठियां बरसाई गई मजदूरों पे, मजदूर बोले नहीं है, पूरे देश ने देखा है किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी। राणा जी एक बात बताओ, एक कोरोना वायरस के कार्यकाल में कुछ ऐसे भी आप प्लाई फैक्ट्री में लोग थे जिन्होंने बड़ा सराहना करे कि सर लेबर को दिक्कत नहीं आती, प्रवास जैसा मोल दिया, ऐसे भी हमारे प्लाई फैक्ट्री के मालिक थे सर? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से, क्योंकि हमारा प्लाईवुड का सबसे बड़ा हब है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी यमुनानगर में है। जी जी जी। तो यहाँ पे बहुत फैक्ट्री वालों ने हमने पिछले दिनों में देखा, हमारे भूपेंद्र चौहान जी हैं, उन्होंने बखूबी किस तरह से लेबर को रखा, और जब लेबर गई तो किस तरह से उनमें यानी एक तरह से अश्रुधार उनकी आंखों से निकली। फैक्ट्री नाम क्या है? उनका नटराज प्लाईवुड, नटराज प्लाईवुड क्रेडे में स्थित है। तो उनके मालिक ने, उनके स्टाफ ने किस तरह से उनको प्यार से रखा, खेलने का सामान उनको दिया, और जब वो अपने घर के लिए रवाना हुए तो उनको आंखों से यानी प्यार के आंसू निकले, और उन्होंने जाते हुए सम्मानित भी किया। रही बात जिले की, बाबरी साहब जैसे जिले की बात है, हमारे जिले यमुनानगर में एक भूपेंद्र चौहान ने जो किया ही है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे गैलेक्सी प्लाईवुड हैं, उनके जुगल किशोर बयानी जी हैं, प्लाईवुड के चेयरमैन भी है डिस्ट्रिक्ट के वो, तो उन्होंने बहुत बाखूबी जो था ना किया है। इसी तरह से हमारे राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, उन्होंने भी बाखूबी अपनी लेबर के लिए भी किया है, लेकिन जहाँ जहाँ वो मदरसे में या आश्रम में वो दान भी करते रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी रोशनी आपको जिले के बारे में, जैसे हमारे जिले में कोरोना वायरस चला और उसके बारे में, एक तो मैं सबसे पहले डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारा पुलिस प्रशासन किस तरह से उन्होंने अपने बीवी बच्चों से दूर रह करके और जनता के बीच में रहे, और उसके बाद जो भी एनजीओ, जितनी संस्थाएं इसमें लगी थी, जिन्होंने अपने तन मन धन से उनकी सेवा की है और पब्लिक को एक तरह से
किस तरह से उनको रोजगार रोटी देने की बात की है, उनकी मदद की है, तो उसके लिए मैं एनजीओ का भी, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी, और खासकर हमारे मुस्लिम समाज ने रमजान के महीने में किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया है, ईद पे भी, और सभी साथियों ने आपस में भाईचारे से किस तरह से लॉकडाउन को मानते हुए सब ने एक तरह से भाईचारे का संदेश दिया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जन जन से ये अपील करता हूं कि हमारा भाईचारा है तो सब कुछ है। तो अगर हम भाईचारे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो आप देखना वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान चाइना से ज़्यादा माइंडेड, अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल और सिंगापुर से ज़्यादा खूबसूरत होगा। बस वही मेरे सपनों को भारत होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।